हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो। और ये आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का, इंग्लिश का। बहुत दिनों से हमने नहीं पढ़ रहा था। इस पे मैंने सिलेबस बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस है आपका सेमेस्टर 2 में। ये सबके लिए कॉमन कोर्स है, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, ये हर किसी के लिए है ना कॉमन कोर्स। तो ये आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश का। इसके पहले मैंने इससे पहले सिलेबस से वीडियो बना दिया है, आप उसे वहाँ से जाके सिलेबस देख सकते हैं। फिर इसमें भी मैं सिलेबस बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा 100 मार्क्स का है। देखिए सेक्शन 1 में जो आपका वो होगा रिमेडियल ग्रामर, मतलब कि एरर करेक्शन का होगा, ये थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन होगा। इसके बाद सेक्शन 2 में आपका राइटिंग सेक्शन है, आपको बस लिखना है। तो प्रिसाइज राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और नोट मेकिंग, ये आपको लिखना है, ठीक है। और सेक्शन 3 में है ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग, और ये जो है आपका रेज्यूम राइटिंग है। तो रेज्यूम राइटिंग भी आपके लिए आसान, ये सब मैं पढ़ाऊँगी, सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सेक्शन 4 में जो है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेक्शन 4 में क्या है। तो सेक्शन 4 में जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल होगा, मतलब कि आपका ओरल एग्ज़ाम होगा। आपको कन्वर्सेशन वगैरह कुछ पूछ देगा, या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, या फिर फेसिंग एन इंटरव्यू, मतलब कि कुछ भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। ये 25 मार्क्स का होगा बच्चों, ठीक है, 25 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा सेक्शन 1, दैट इज़ रिमेडियल ग्रामर। रिमेडियल ग्रामर को आज हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरीके से, और मैं बहुत ही सही तरीके से आपको बताऊंगी, बिल्कुल ही सही तरीके से, और जो आपका रियल तरीका है मैं उसी से आपको बताऊंगी। तो देखिए सेक्शन 1 जो है आपका वो है रिमेडियल ग्रामर, उसमें आपको एरर करेक्शन पढ़ना है। तो एरर करेक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये कि ये जो है ये CC 4 का है, ठीक है ना, कॉमन कोर्स 4 है ये, और सेमेस्टर 2 वालों के लिए, ठीक है ना, सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए, यूजी वालों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें सेक्शन 1 कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ रिमेडियल ग्रामर। रिमेडियल ग्रामर में आपको एरर करेक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, एरर करेक्शन। तो एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब क्या होता है, गलती। एरर का मतलब क्या होता है, गलती। और करेक्शन मतलब सुधारना। तो गलती को सुधारना, जो आपका दिया रहेगा वो आपको गलत दिया रहेगा क्वेश्चन, उस गलत क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरर करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन ट्रांसमिटेड मैसेजेस एंड रिकंस्ट्रक्शन द ओरिजिनल एरर फ्री डेटा। देखिए एरर करेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब कि त्रुटि को, गलती को सुधारने का ये एक प्रोसेस है ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स, मतलब कि डिटेक्ट मतलब कि पहले पता लगाइए, डिटेक्ट करिए कि एरर क्या है, क्या एरर है उसका आप पता लगाइए। इन ट्रांसमिटेड मैसेज, मतलब कि जो भी आपको मैसेज दिया गया है या फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या गलती है पहले आप उसकी पता लगाइए। एंड रिकंस्ट्रक्ट, और फिर आपको फिर से उससे सुधारिए और फिर से उसको बनाइए ओरिजिनल एरर फ्री, मतलब कि बिना गलती के। एरर फ्री मतलब कि बिना गलती के आप उसको फिर से तैयार करिए उसको, और फिर से सही करके डेटा बनाइए, ठीक है ना। तो ये आपको एरर करेक्शन समझ में आया कि एरर करेक्शन क्या है। अब देखिए आगे, इन ऑर्डर टू राइट वेल एंड इफेक्टिवली, मतलब कि आपको राइट मतलब समझते होंगे, लिखना, वेल मतलब अच्छे तरीके से, और इफेक्टिव मतलब कि एकदम प्रभावपूर्वक। तो एकदम अच्छा और एकदम इफेक्टिवली अगर आपको लिखना है, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है, टू फोकस ऑन वोकेबलरी। अगर आपको एकदम इफेक्टिव और एकदम अच्छा से लिखना है तो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको वोकेबलरी का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आवर सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं करेक्टली, एंड इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, और स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए कि कैसे उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। प्रिसाइज, कंसाइज, क्लियर एंड करेक्ट कम्युनिकेशन इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इंटेलिजेंट यूज ऑफ वर्बल टूल्स। तो अगर आप इस तरह से एकदम अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से प्रोनाउंशिएट करते हैं, और अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें अगर मिलाते हैं, और सारा स्पेलिंग वगैरह ठीक होता है, स्ट्रक्चर ठीक होता है, और फिर जब आप कहीं भी कन्वर्सेशन करते हैं तो लोग जो है आपके बात को सुन के और समझते हैं कि यही आपका इंटेलिजेंस है, यही आप लगता है कि बंदे को नॉलेज है हल्का, और फिर आपका जो आउटकम आता है वो अच्छा आता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट यूज ऑफ वर्बल, यही आपका इंटेलिजेंसी को शो करता है। तो एरर करेक्शन में कुछ रूल है, तो उसको मैं बताती हूँ। तो पहला रूल क्या है कि रूल्स ऑफ स्पेलिंग,
मतलब कि पहले तो आप देख लो कि जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन क्या हो, सबका स्पेलिंग ठीक है, या फिर अगर आपको स्पेलिंग गलत दिया हुआ है तो आप पहले स्पेलिंग को सुधार लो, ठीक है। तो व्हाइल वी लर्न न्यू वर्ड्स एंड बिल्ड आवर vocabulary वी मस्ट रिमेंबर टू स्पेल देम करेक्टली। या फिर आप समझो ऐसा कि अगर आप किसी भी वर्ड को याद करते हो, कोई भी अगर नया वर्ड या फिर नया वोकेबलरी अगर आपने याद किया है तो उसे उसका स्पेलिंग को ठीक से याद करो और ठीक से प्रोनाउंसिएशन करो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक वर्ड है प्रोनाउंसिएशन ही, देखिए यहाँ पे, तो PRONOUNCITION, इतना लंबा सा वर्ड है, तो ये आपको वर्ड सारा अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो आपका स्पेलिंग है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये एकदम करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रोनाउंसिएशन, TION से सन ही होता है, हम सब जानते हैं कि TION से सन होता है। तो ये जो है इसको आपको स्पेलिंग भी ठीक से करना होगा। अगर आप कोई पढ़ दो प्रोनाउंसिएशन तो ये गलत हो जाएगा ना। इस तरह से कुछ से ऐसे वर्ड है जो कि जिसका दिखने में तो कुछ अलग लगता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। जैसे कि TION है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सन होता है यूज़, ठीक है ना। अगर TIOUS है तो यहाँ पे CS यूज़ होता है, CS, ठीक है, CS। जैसे कि न्यूट्रियस, तो न्यूट्रियस में यहाँ पे ये यूज़ होता है। या फिर और भी ऐसा होता है तो वहाँ पे ये इसको CS पढ़ते हैं। या फिर आप देखिए ये एक चीज़ और, यहाँ पे अगर TURE रहा इसको चर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे कल्चर का स्पेलिंग क्या होता है, CULTURE, यहाँ पे लास्ट में TURE है, तो इसको हम लोग कल्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कल्चर। बहुत कोई कल्चर पढ़ देते हैं। किसी को अगर पढ़ना नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उसको इंग्लिश का कोई नॉलेज ही नहीं है ना। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग रीडिंग देते हैं क्लास 2 या 3 का बुक का, तो उसमें तो ये सारे वर्ड्स होते ही हैं। तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, वरना फिर आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि कीप ए डिक्शनरी हैंडी एंड लुक अप वर्ड्स वेन एवर इज डाउट। मतलब कि आपको बोल रहे हैं कि आप हमेशा एक डिक्शनरी रखिए और वो सारे वर्ड्स को आप रख लीजिए अपने पास जो आपको नहीं आते हैं। तो सम कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स आर गिवन, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेलिंग दिए हुए जो मिस है, मतलब कि गलत है, मिस स्पेल्ड है, गलती से स्पेलिंग किया गया है, इसको आपको सुधार के लिखना है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कुछ आपको गलत वर्ड दे दिया हो तो उसको आप सुधार के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सेपरेट का स्पेलिंग क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, SEPARATE, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे क्या होता है, ई होता है, ठीक है ना। तो ए की जगह पे हमने यहाँ पे ई कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे नीस, NEICE दिया हुआ है, लेकिन हमारा जानते हैं हमारा करेक्ट क्या होता है, NIECE हमारा करेक्ट होता है। फिर देखिए सीलिंग, तो यहाँ पे सही दिया हुआ है। ट्रूली का यहाँ पे सही से दिया हुआ है। 90 में देखिए यहाँ पे सही से दिया हुआ है स्पेलिंग। ग्रामर में यहाँ पे ए दे दिया, लेकिन यहाँ पे ई होता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके जो है इस तरह से आपके आ सकते हैं वर्ड्स। तो वर्ड्स का कोई भी आपको यहाँ पे फंडामेंटल मैं नहीं बता सकती हूँ, जितना भी आप याद कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही कम है आपके लिए, ठीक है ना। और भी कुछ रूल्स जो है, रेगुलेशन जो हमें एरर करेक्शन क्वेश्चन बनाने वक्त ध्यान देना चाहिए, वो क्या है देखिए। तो वो क्या है, पहले तो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, आप रीड केयरफुली, आपको सही से पढ़ना होगा कि आपने क्या पढ़ा है। या फिर पढ़ते कुछ ऐसा होता है कि एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, तो पढ़ते कुछ और लिखते कुछ है, तो आपको 2 बार 3 बार एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। दूसरा बात क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि टू, तो आफ्टर टू ऑलवेज यूज V1 वर्ब फॉर्म। तो टू के बाद हमेशा जो है आपका V1 लगेगा, ये गांठ बांध लीजिए कि टू के बाद हमेशा आपका V1 लगेगा, टू के बाद हमेशा V1 लगेगा। अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको लिखा हुआ है अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको लिखा हुआ है टू ईटिंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा ईट होता है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, ये आपका एरर निकल जाएगा। तो आपको ईटिंग को क्या करना होगा, ईट करना होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 4 के बाद हमेशा जो है ऑलवेज V4, आफ्टर 4 ऑलवेज यूज V4 और वर्ब फॉर्म। और 4 के बाद आप ध्यान दीजिए कि हमेशा V4 होगा। 4 के बाद कमिंग हो सकता है, 4 के बाद ईटिंग हो सकता है, 4 के बाद रीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर दिया हो ऐसा कुछ, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया हो 4 थाउट
ऐसा कि सेंटेंस में अगर दिया हुआ है या फिर दिया हुआ है फोर ड्रैंक, तो ये सारा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर फोर ईट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फोर ईट अगर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका हमेशा फोर के बाद ईटिंग ही होता है, ठीक है ना। फोर के बाद हमेशा बिफोर होता है। और देखिए एक चीज़ और कि हैज़ हैव हैड, तो हैज़ हैव हैड का दो तरह से यूज़ होता है। एक तो क्या, एक तो अगर टेंस में अगर आप यूज़ करेंगे तो हैज़ और हैव, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि टेंस का यूज़ कैसे होगा, क्योंकि अगर आपको वर्ब दिख गया तो समझ जाओ कि आपकी वहाँ पे है सो भी3 लगेगा, वो टेंस है। तो अगर आपका कहीं हैज़ हैव हैड के साथ अगर वर्ब है तो ये याद रखिएगा कि हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा भी3 लगता है, हमेशा क्या लगता है, भी3, हमेशा भी3 लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे हैज़ हैव किसी अगर सिंपल सेंटेंस में है, अगर वो टेंस नहीं है, तो वहाँ पे सिंपल आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि आई हैव ईटन, ठीक है, तो ये तो सही हो गया है कि नहीं। हैव के बाद क्या हो गया, भी3 हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव ए पेन, ये भी तो सही होगा ना। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया और ये आपका टेंस हो गया। तो टेंस में आप पहचान लीजिए कि जहाँ वर्ब होगा वहाँ भी3 लगेगा ही लगेगा, और जहाँ वर्ब नहीं होगा, जो सिंपल सेंटेंस होगा, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो कि मैं खा चुकी हूँ या मैंने खा लिया है, ठीक है। तो हैज़ हैव हैड आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप इज एम आर, तो इज एम आर क्या है, वाज वेयर, इसके बाद हमेशा बिफोर लगता है, क्या लगता है, हमेशा बिफोर लगता है। देखिए जैसे कि इज जो है हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ, और एम जो है हमेशा आई के साथ। एम सिर्फ और सिर्फ इकलौता किसके साथ लगता है जानते हो, आई के साथ। एम इकलौता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं लगता। अगर लिखा हुआ यू एम तो कतई गलत हो जाएगा। इज के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, आर, और आर हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। जैसे कि देखो आप ये इज, वाज और हैज़, ये सब के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वाज के साथ तो एक मैंने बताया कि आई के साथ एम लगा सकते हैं, और वाज जो है आई के साथ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आई के साथ वेयर नहीं होगा, ये यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, इसको नहीं मिटा सकते हम लोग, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आई के साथ तो हमेशा वाज लगता है, वेयर ही लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इज, वाज और हैज़ है ना, इसके साथ हमेशा जो है ही, शी, नेम और रिलेशन लगेगा। ही, सी, नेम, रिलेशन या फिर सिंगुलर, ही, शी, नेम, रिलेशन या सिंगुलर। अगर आप बोलोगे यू के साथ इज होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही रियल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे मिस्टेक हो सकते हैं, बहुत से मिस्टेक आपके इससे होंगे, पता है आपको। देखिए आप यहाँ पे एकदम आराम से समझिए, आराम से एकदम देखिए, इज, वाज और हैज़ के साथ सिर्फ लगता है ही, सी, नेम, रिलेशन, या फिर कोई भी अगर सिंगुलर वर्ड हो, जैसे कि काव हो, या फिर अगर एलिफेंट हो, या फिर अगर माय फादर हो, रिलेशन में माय फादर आ गया है कि नहीं, नेम में कोई भी नाम हो गया। लेकिन अगर दो नाम है, जैसे कि राम और सीता, तो ये सिंगुलर ही ना हुआ, ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बात करना बस सिंगुलर का, सिंगुलर के साथ बात ही, शी, नेम, तो ही के साथ इज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, ही के साथ हैज़ लगेगा, शी के साथ भी हैज़, वाज, इज। लेकिन जो है यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यू के साथ अगर इज लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, या फिर बोलोगे कि आई के साथ इज लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, या फिर बोलोगे कि वी के साथ इज लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है साफ साफ कि आर, वेयर और हैव के साथ आई, वी, यू, दे, नेम्स, नेम्स देखिए मैंने लिखा है नेम्स, मतलब कि बहुत सारे नाम, 2 नाम या 3 नाम, या फिर कुछ भी अगर प्लूरल आ जाएगा, जैसे कि अगर रिलेशन ही है, बोलेंगे अगर मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे मेरा भाई तो सिर्फ सिंगुलर होगा, मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, तो ये प्लूरल में आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। रिलेशन अगर बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे प्लूरल में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर जो है इसी लोग के साथ लगता है, आर जो है ही, सी के साथ नहीं लग सकता। आप समझ लीजिए कि दोनों कैटेगरी अलग है, ठीक है ना, दोनों को मैंने बांट दिया, ही, सी, नेम को अलग कर दिया है, आई, वी, यू, दे को अलग कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, और कॉलेज में तो हमें इजी वाले देंगे नहीं, हमें हार्ड वाले ही देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपके 5 क्वेश्चन आपके आएंगे एक्सटर्नल एग्जाम में, ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के, वो 10 नंबर के रहेंगे टोटल। तो आपको बनाना है, मैं बता रही हूँ, इसमें से एक ना एक तो कंसेप्ट आपका मिलेगा ही, या फिर 2-3 कंसेप्ट आपका मिल ही जाएगा, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये ऐसा जो है हमेशा आता है, मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर थाव ऑलवेज यूज येट, थाव के बाद हमेशा आपको येट यूज़ करना है, ठीक है, थाव के बाद हमेशा येट यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, थाव ही इज़ रिच बट ही इज़ काइंड,
हालांकि वो अमीर है लेकिन वह दयालु है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि था के बाद हमेशा येट यूज होता है, बट यूज नहीं होता है। तो यहाँ इसका करेक्ट क्या बनेगा, था ही इज रिच येट ही इज काइंड। हालांकि वो अमीर है और अभी तक वो दयालु भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बनेगा। आप बस ये याद रखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा जो मैं इससे पहले मैंने बताया ना, मैं आपको बता देती हूँ फिर से। देखिए आपको जो है ना ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं, बस मैं आपको समझा रही थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी। इसका आपको कोई काम नहीं। आपको अगर सच में पढ़ना है, सच में अगर आपको नंबर लाना है तो आप एक कॉपी बनाइए और आपको रूल्स लिखना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको रूल्स लिखना है। मैंने रूल्स को बहुत ही ईजी वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम शॉर्ट तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हैं, इस तरह से सारा आप रूल्स लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको रूल लिखिए, यहाँ से आप रूल लिखिए सारे, यहाँ से आप सारे रूल लिखिए ये सारे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। इसके बाद क्या करिए, आप ये सारे को उतार लीजिए कॉपी में और एग्जाम के टाइम आप इसको देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आफ्टर था ऑलवेज यूज येट, ये हो गया एग्जाम्पल के साथ। नॉट इज नेवर यूज्ड विथ अनलेस, नॉट जो है कभी नहीं, नॉट जो है अनलेस के साथ कभी यूज नहीं होता, अनलेस के साथ नॉट कभी यूज नहीं होता, अनलेस के साथ नॉट कभी यूज नहीं होता, अनलेस के साथ नॉट कभी यूज नहीं होता है। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अनलेस जो है ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब खुद ही होता है जब तक नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है, खुद। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो आप अब यहाँ तो नहीं पहले से है ही, तो हम लोग फिर से नहीं क्यों बोलेंगे, है ना। तो अनलेस का मतलब पहले से होता है जब तक नहीं। एग्जाम्पल समझिए, अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। जब तक तुम जो है फाइन नहीं पे करोगे तब तक तुम माफ़ नहीं किए जाओगे। एक्सक्यूज मतलब माफ़। जब तक तुम जो है फाइन पे, देखिए यहाँ तो मतलब हो गया जब तक नहीं, जब तक नहीं तुम फाइन पे करोगे तो माफ़ नहीं किए जाओगे। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, तो अनलेस के साथ यहाँ पे नॉट यूज़ कर दिया है ना। इसका सही क्या बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है अनलेस यू पे द फाइन, मतलब कि जब तक तुम फाइन पे नहीं करोगे, जब तक तुम फाइन पे नहीं करोगे, क्योंकि इसका मतलब हो गया जब तक नहीं। यू विल नॉट बी एक्सक्यूज, तुम माफ़ नहीं किए जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब तक तुम फाइन पे नहीं करोगे तब तो तुम माफ़ नहीं किए जाओगे। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि नॉट जो है अनलेस के साथ कभी यूज़ नहीं होता। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके बाद ये आपका था, यही आपका था, ये 3 सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, 2 ये दोनों आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ये सारे तो ये है ही। इसके बाद मैं जो है आपका एक लेके आ रही हूँ वीडियो आपका, उसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, उसे आप ज़रूर से देखिए, एकदम अच्छे से समझिए। और आपका जो है 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, एकदम 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। आप उस एक्सरसाइज को करिएगा, बनाइएगा खुद से, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी। अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा एकदम अच्छे तरीके से, और पूरा मार्क्स इस बार लेके आना है। इस बार एक भी गलत नहीं करना है आपको। बस बहुत ही आसान है ये। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के। आप तो सारा सही कर लोगे, अगर एक भी गलत करोगे तो कम से कम 8 नंबर आपको ज़रूर से लेके आना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज के क्लास में इतना ही। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी रिमेडियल ग्रामर के ऊपर। तो फिर हम लोग का एक्सरसाइज होगा उसमें फिर हम लोग का सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्शन 2 करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे वर्ड में बताऊँगी, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।